एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पूरे 24 घंटे सफ़र करने के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची और यहां अगले दिन रिसेप्शन पार्टी थी और उस रिसेप्शन पार्टी में मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया था, लेकिन मेरा पति तो गायब था। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी उस रिसेप्शन पार्टी में एक लंबा चौड़ा 6 फीट का आदमी मेरे सामने आया। उसे देखकर मैं न जाने कितनी खुश हो गई, क्योंकि उससे मैं पूरे 14 घंटे बाद मिल रही थी। उसने मुझे इतना कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल नहीं भुला पा रहा हूँ। अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैंने एक पल भी नहीं लगाया हाँ कहने में। फिर मैंने उससे कहा, आखिर हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे? उसने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और हम दोनों उसी रात उस रिसेप्शन पार्टी से फरार हो गए थे। लेकिन पहले मैंने उससे कहा था कि तुम्हें मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। उसने कहा कि जो तुम कहोगी वे सब मानूंगा। मैंने कहा, तुम्हें सबसे पहले मेरे घर चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने पापा से मेरा हिसाब लेना है। हम दोनों ने सीधा अपने घर की ट्रेन ले ली और पूरे ट्रेन में वो मुझसे इतना प्यार मोहब्बत से बात करता रहा, मैं तो पूरी दुनिया ही भूल गई। और जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैं तो किसी और के साथ उनके दरवाजे पर पहुंची थी। और ऐसा मैंने क्यों किया था, उसके लिए आपको मेरी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। और जो मैंने किया था, क्या मैंने सही किया था या गलत, इसका जवाब आप लोग ज़रूर देना, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शादी के बाद विदा होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहाग रात भी ट्रेन में होने वाली थी। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था, पर जब मेरा पति आया मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और हाइट इतनी अच्छी थी। उसने आते ही मेरे साथ, ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम अलका है। आज मेरी शादी का दिन था। मेरे घर में सारी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाने के बाद ही मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता था। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता था और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता था। मेरे पापा ने फिर भी मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिया था, वरना बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 12वीं तक भी पढ़ नहीं पाई थी। मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो रही थी। हम लोग गरीब घर से थे। मेरा एक छोटा भाई था। मैंने भी अपनी शादी के कई सपने सजा रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैंने अपने दिल की कोई चीज़ नहीं ले पाई थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि अब मैं अपने दिल की सारी इच्छा अपने पति के साथ पूरी करूँगी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी इच्छाओं का मान रखेगा या नहीं, मुझे समझेगा या नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे ठेस पहुँचा रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, उसमें वह तरह तरह की कमियाँ निकाल रहे थे। मेरे पापा से भी और चीज़ों की डिमांड करते रहते थे। मैंने इसलिए कई बार पापा से कहा भी था, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन पापा का कहना था, वे लोग ऊंचे परिवार के हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि तुझे एक अच्छे परिवार में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट नहीं रह पाएगी। फिर तो तुम इस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने पापा की बात कभी कभी तो ठीक लगती थी, कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि न जाने मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। जब से मेरी शादी तय हुई थी, अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था कि शादी से पहले लड़का या लड़की एक दूसरे को देखते। सिर्फ परिवार वाले ही देखते थे और उन्हीं के रजामंदी से शादियाँ तय कर दी जाती थी। मैं तो शुरू से ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, इसलिए मेरे होने वाले पति कार्तिक के परिवार वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। वे लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर के एक शहर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ मेरे घर पर तो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कितने भी कम लोग आते, शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरे लिए मेरे पापा सारे इंतजामों के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। न जाने सब कुछ कैसे निभा पाएंगे और सब अच्छे से कैसे होगा या नहीं। लेकिन खैर, सब चीज़ ठीक से निपट गया था और मेरी शादी कार्तिक के साथ हो गई थी और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को तरस रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ दो, मैं अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डलवा दिया था और ऊपर से मेरे ससुराल की
जो औरतें थीं, मेरी सास, नंद और बाकी के रिश्तेदारों ने मुझे घेरा हुआ था, जिस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की ही तो बात है। अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास आ ही जाएगा, इसलिए अब मुझे कुछ घंटे तक का सफ़र तो करना ही होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही रही थी। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैंने दिल ही दिल में बड़ी इतरा रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझ पर अपनी प्यार लुटाएगा, वह मेरी न जाने कितनी तारीफ़ें करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारा ट्रेन आ गया और हम सब अपने बैग लेकर अपने बुक किए हुए केबिन में आ गए। लेकिन अभी भी मेरी सास और नंद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा सा मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भरकर अपने कार्तिक की दुल्हन को देखूं। उनकी बात पर मैंने धीरे से सर हिलाया और जल्दी ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीचे करके ही रखी थी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास और नंद जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे कि भगवान की कृपा है, बिल्कुल चांद जैसी बहू है, हमारे कार्तिक का नसीब खुल गया। उस पर जल्दी से मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा कार्तिक इसे मिल गया है, वरना ऐसे गरीब लोगों से अपने कार्तिक का रिश्ता नहीं जोड़ती। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बहू, मेरे कार्तिक का हमेशा ख्याल रखना, उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, बस जैसा कहे वैसा चुपचाप ही करना। अब वह तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। और उसको खुश रखना और सारे घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज़्यादातर नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के नए नए चोचलेबाजियाँ कोई नहीं देख सकता। इसलिए तुम भी ये उम्मीद मत करना कि कार्तिक के साथ नखरेबाजी कर पाओगी। अगर उसे खुश रखोगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। मैंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे, चलो अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया है। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतजाम भी उसके बाप ने ठीक ठाक ही कर दिया था, लेकिन ये जो डिब्बा बुक किया है ना, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है। हम सब का भी अपना अपना अलग केबिन होता, जैसे उन्होंने अपनी बेटी दामाद के लिए बुक करवाया है। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे, अरे अब रहने भी दो, अब तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो। मेरी सास कहने लगी, अरे जो बात है वही तो कही जाएगी, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे परिवार के थे तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े वगैरह भी देखना बाकी है, अगर मुझे जरा सी भी किसी चीज़ की कोई कमी लगी तो मैं उसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूँगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए थे। फिर वह अपनी बेटी यानी मेरी नंद को देखकर कहने लगे, चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसी भी है हमें उसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, जो जितना मिला इतने में हमें खुश रहना होगा। मुझे अपनी सास की ये सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई थी। उसके बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल अब मेरा पैर थोड़ी देर दबा दे, आखिर मैं भी तो अपनी बहू के होने का कुछ फ़ायदा तो उठा लूँ। मेरी सास ने जल्दी ही अपने पैर मेरे गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वो बड़े आराम से अपना सर टिकाकर आंख बंद करके झपकी लेने लगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, कहाँ मैं अपने पति से मिलने के सपने देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफ़ी रात भी हो गई, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा अब मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी परिवार में ब्याह कर जा रही हूँ, तो ये सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा, चल बस अब काफ़ी हो चुका। मैंने धीरे से अपने घूंघट को हटाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे मुझे अंदर ही अंदर सुकून पहुंचा रहा था। ट्रेन अपने रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी और बाहर की हरियाली जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर धीरे से गुनगुनाती रही। फिर दिल में ख्याल आया, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच रही थी, तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई मेरे पति आ रहे हैं। मैं जल्दी सीधी होकर बैठ गई, अपने दुपट्टे को फिर से ओढ़ लिया
मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपने दूल्हे का सेहरा उतार दिया था, एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा अब मुझे कुछ न कुछ तो कहेंगे। अब मैं पहली बार अपने पति की आवाज़ सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतार कर एक सामने वाली सीट पर रख दी और वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने धीरे से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरे बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मुझे करंट सा लग गया हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी, ये क्या, उन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था वो मुझे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफ़ें करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो, इसलिए उनसे सब्र नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मेरे पति ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी धीरे से अपनी नज़रें उठाई और एक नज़र अपने पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति देखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला था। ये देखकर मैं निहाल हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी दिया है। वे शक्ल से ही नहीं बल्कि उनकी हाइट वगैरह भी बहुत लंबा चौड़ा था। बॉडी बिल्डिंग से भरी हुई मजबूत हाथ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ वह सब करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे जेवरात एक एक करके उतारे और उन्हें एक पोटली में लपेटकर साइड में रख दिए। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा पति जिस तरह से मुझे टूट कर चाह रहा था, मुझे और क्या चाहिए था, क्योंकि वो मेरी हर चीज़ को पूरा ध्यान रखता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज़ थी। उसके बाद न जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर चूर हो गए, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बजे ही वे उठकर जा चुके थे और सुबह के 6 बजे मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया था, जिसे सुनकर मैं जल्दी ही उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पति डिब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई वह फ्रेश होने के लिए चले गए होंगे। मैं जल्दी अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढांक कर जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास और नंद दंदनाते हुए मेरे डिब्बे में आ गई। वह न जाने किस बात से बुरी तरह से परेशान थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने जल्दी उन सबको नमस्ते किया। फिर मेरी सास कहने लगी, तेरे जेवर सही सलामत है ना। उनकी ये बात सुनकर भी मैं हैरान सी रह गई, क्योंकि उस वक़्त तो मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं था सिवाय एक लॉकेट के, क्योंकि मेरे पति ने रात के टाइम मेरे सारे जेवर उतार दिए थे। मेरी सास ने जल्दी ही मुझे टटोलना शुरू कर दिया। ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं था। उससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, उन्होंने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया है बल्कि बहू के सारे जेवर भी ले गया है। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया है। मैं तो बहू के जेवरात को लेकर न जाने कितने सपने देख लिए थे। उन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी मेरे पास भी अब इतने महंगे महंगे जेवर है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, हमारा न जाने कितने लाखों का नुकसान हो गया है। रुपए पैसे कपड़े लत्ते से तो हम गए ही, साथ में जेवरात से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, तेरी अकल को क्या घास चरने गई थी? तो आखिर क्या कर रही थी जो तुझे ये पता नहीं चला कि वे चोर तेरे जेवर कब उतार कर ले गया? मैं उनसे कहना चाहती थी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर सबको कह रहे थे इतना शोर मत मचाओ, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। पर मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगता है इस बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये तो मनहूस निकली। अभी तो ये मेरे घर भी नहीं पहुंची है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। अगर मुझे ये पहले ही पता होता ये हमारे लिए अच्छी नहीं होगी तो मैं कभी भी अपने कार्तिक के लिए उसे ब्याह कर नहीं ले जाती। फिर वो मुझे गुस्से से चिल्ला कर बोली कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितनों का नुकसान हो गया है। अब तू देख, मैं तुझे कार्तिक से कहकर तेरा क्या हाल करवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरे साथ बुरा बर्ताव ना करे। अभी तो उसके साथ गुजरे मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतर भी नहीं रही थी। अब मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली, लेकिन ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या ही बताऊं। उसकी शेरवानी तक वे चोर निकाल कर ले गए हैं और उसे जरा भी होश नहीं है।
तभी मैंने उस आदमी को अपने केबिन में घुसते हुए देखा, जो काला सा था और शरीर में कोई जान नहीं थी। मुंह में गुटखे की गंध लगी हुई थी, बनियान पहने हुए था और बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई इसमें किया हो। एक थप्पड़ मारो तो न जाने कहाँ जाकर पड़ेगा। दूसरा, उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था वह शराब के नशे में डूबा हुआ है, क्योंकि वह ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला? तो वह कहने लगा, अरे ये तो बाथरूम के डब्बे में इसी तरह पड़ा हुआ था, शायद चोर ने इसको भी लूट लिया था। उसने उसके कपड़े भी उतार लिए और इतनी महंगी शेरवानी हमने उसके लिए खरीदी थी, और वे चोर तो उस शेरवानी को भी लेकर फरार हो गए हैं। मैं भी ये सब सुन रही थी। तभी ही मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख कार्तिक, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी है। उसने अपने सारे जेवरात उस चोर के हवाले कर दिए हैं। अरे जब वो चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो इसे तो शोर मचाना चाहिए था ना, लेकिन ये तो न जाने कौन सा नशा करके सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैंने धीरे से अपनी नज़र उठाकर उस आदमी को देखा, जिसे मेरी सास कार्तिक कहकर पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि जिसे वे कार्तिक मेरा पति कह रही थी वह इंसान था ही नहीं, जिसने मेरे साथ कल रात पूरी रात बिताई थी, जिसे मैंने अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। ये तो कोई नशेड़ी था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया था। साथ ही साथ मैं ये सब सोचकर परेशान हो गई थी, अगर कहीं इनमें से किसी को ये बात पता चल गई, वह चोर मेरे साथ वे सब कर गया जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तब ये लोग मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। जब ही वह दूसरा आदमी कहने लगा, ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा और ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने जल्दी ही कार्तिक के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया होता। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुझे नशे की ऐसी लत लग गई है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। तूने एक बार भी बहू का सोचा कि पूरी रात वह अकेले तेरे बिना कैसे काटेगी? वह कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं। ये सब तेरी माँ के लाड प्यार से बिगाड़ने का नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था। तभी मेरी सास मेरे सर पर चीख कर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को कुछ भी कहा उसकी क्या गलती है? गलती तो इस लड़की की है। उसने अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, आखिर ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया? चोर न सिर्फ मेरे जेवर ले गया था, बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया। ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले मिले और इतना बेकार पति मिला है, मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया, वे चोर मेरे जब जेवर उतार रहा था तो उन्हें एक छोटी सी पोटली में रखते जा रहा था, और उसने मुझे कहा था, ये संभाल कर रख दो। तो मैं ही उसे सीट के नीचे डाल दिया था। मैं तो उसके प्यार में इतना गुम हो गई थी कि मैं ये बात ही भूल गई थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे एक लाल रंग की पोटली अटैची के कोने में घुसा हुआ दिखाई दिया। मैंने झुककर जल्दी से उस कपड़े को खींचा तो वही पोटली थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखवाए थे। मैंने जैसे ही उस पोटली को खोला तो उसमें मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैंने जब उन जेवरात को देखा तो मेरी सास ने सारे जेवरात को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखें लालच से चमकने लगी और वह खुश होकर कहने लगी, अरे ये जेवरात तो चोरी नहीं हुए हैं। मैं तो अब तक इस सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात कहाँ चले गए। भगवान की कृपा है, मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सोचने लगी कि मेरे पिता की मेहनत की कमाई से बनाए हुए जेवर हैं और वह कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही थी। उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि जब तुझे पता था कि तूने ये जेवरात की पोटली नीचे रखे हुए हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं कब से उनके लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद ही तू बताती? मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने नहीं दे रही थी। मेरी बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, मुझे जवाब देती है? खबरदार, जो मेरी बात का तूने पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने जल्दी मेरी साइड लेते हुए कहा कि उसमें बहू ने क्या गलत कहा? तुम उसे इतनी देर से बोलने भी तो नहीं दे रही थी, तो आखिर वह भी बेचारी क्या करती? तुम ही देख लो,
हमें कितनी समझदार बहू मिली है। उसने पहले ही अपने सारे जेवरात को उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वे चोर उसके जेवरात भी लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और कहने लगी, अब जो हुआ सो हुआ, पैसे और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया, तो अब क्या किया जाए। ये सब इसी के मनहूस कदमों की वजह से ही तो हुआ है। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अब उसमें क्या किया जा सकता है। क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा। अब चाहे जो भी हुआ हो, अब आखिर हूँ तो मैं आपकी ही घर की बहू, आपके घर की इज्जत। अब मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, तब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं भी अपनी सास पर उसी का बात पलटा और कहा जो उन्होंने मेरे लिए कहा था। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ वे सब कर गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं ये सोचने लगी कि उनके जैसे लोगों के साथ यही सब होना चाहिए था। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझा था। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और मैं उस सुख को जिंदगी भर अपने अंदर महसूस करके रख सकती हूँ। सच में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया वो नशेड़ी नहीं दे सकता था। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई, और उस चोर ने मेरे साथ इतनी वफादारी निभाई कि उसने मेरे साथ वे सब करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर नहीं ले गया था। यही सोचकर जब मैंने दिल ही दिल मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना क्यों मुस्कुरा रही है। तो मैंने बहाना बनाते हुए कहा, चलो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवर बच गए, और अब आप अपने रिश्तेदारों में उन जेवर को पहनकर आराम से जा सकती हो। मेरे इस बात पर मेरी सास बोली, हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। और उसके बाद ये सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया था, और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारों को देखने लगी और दिल ही दिल में गुनगुनाने लगी। और कुछ ही देर में हम अपने मंजिल पर उतरने वाले थे, और मैं इस चोर के बारे में सोचते हुए अपनी मंजिल तय कर रही थी। आखिर जो भी मेरे साथ हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ गलत हुआ था वह ये था, लड़की को लड़के का ना देखना और शादी के मंडप पर इतना बड़ा घूंघट निकाल कर शादी करवाना। ये सब इसी वजह से हुआ था। अगर मैं पहले इस लड़के को देख लेती तो मैं किसी कीमत पर भी इस लड़के से शादी नहीं करती। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।